सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंजंक्शन का। कंजंक्शन में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था, जो क्या करता है, दो सेंटेंस, दो डूअर, दो सब्जेक्ट या किन्हीं भी दो वर्ब, यानी किन्हीं भी दो चीज़ों को अगर जोड़ने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? कनेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। उसके बाद उन तीनों में से हमने जो मेन पार्ट पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा था किसमें? एंड, और बट में। एंड सिमिलर आइडिया को जोड़ता है, बट ऑपोजिट आइडियाज को जोड़ता है, और ऑप्शनल चीज़ों को जोड़ता है। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। मतलब एंड में क्या डिफरेंस था? अगर हमारे पास क्या होने चाहिए? सिमिलर आइडियाज, यानी अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट जोड़ रही हूँ तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट ही होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ वर्ब जोड़ रही हूँ तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए? वर्ब। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर आइडियाज होने चाहिए थे। लेकिन बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन या परंतु। और ये जोड़ते किसको है? ऑपोजिट आइडिया को जोड़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि बट, जैसे कि मान लो कि फ्रूट्स में मेरे को मैंगो पसंद है लेकिन मुझे एप्पल्स नहीं पसंद। मैंने दोनों सेम आइडिया तो बोले, लेकिन मैंने उसका ऑपोजिट रिएक्शन बता दिया कि ये पसंद है लेकिन ये पसंद नहीं है। और क्या किस फॉर्म में यूज होता है? और यूज होता है किसके लिए? ऑप्शनल के लिए। कि जब हम क्या बोलते हैं, चॉइस की बात आ जाए कि भाई हमारे पास ये चॉइस भी है और ये चॉइस भी है, कि मैं चाहती हूँ कि भाई या तो मैं किससे लिख लूँ भाई? ब्लैक पेन से लिख लूँ, या तो मतलब और किस पेन से लिख सकती हूँ? रेड पेन से। यानी मेरे पास चॉइसेस है और, तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगी? ऑप्शनल। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। आज मैं उससे आगे बढ़ रही हूँ, जिसमें से इंपॉर्टेंट हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए ये पार्ट्स आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जिसमें से इंपॉर्टेंट आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज सुन एज दो, बिकॉज, बिफोर। और इंपॉर्टेंट है इसमें से प्रोवाइडेड, लेस्ट, सिंस, सो दैट, देन, दैट और दो। टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें से ये जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं उन सबसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उनको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इनसे बनने वाले जो रूल है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये क्या करते हैं? सब ऑर्डिनेट मोस्टली क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। जब देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज और वेर एज आ जाए, जिसमें से देन और रादर देन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो देन वाले वर्ड होते हैं ये आपको हमेशा पता है क्या करते हैं? कंपैरिजन को बताते हैं। जब भी हम दो चीज़ों में, किसी दो पर्सन, मतलब किन्हीं दो चीज़ों में अगर हम किसी कंपैरिजन यानी तुलना की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं, या क्या लगाते हैं? रादर देन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बाकी वर्ड्स भी किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? कंपैरिजन को ही बताते हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर, एज सुन एज, अनटिल, वेन एवर, नाउ दैट। इसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों। और ये चारे आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में भी हमने यूज किया था, जो किसको बताते हैं? टाइम को बताते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या बनती है? कंडीशन बनती है। और ये आफ्टर वाला रूल हमने पढ़ा था किसमें? टेंस में। अगर आपने अब तक टेंस की क्लास नहीं लिया तो आप जाके वो ले सकते हैं। एज सुन एज, अनटिल, वेन एवर कंडीशनल सेंटेंस में हमको मिले हुए थे। मतलब इनसे बनने वाले आज रूल है, बट इनका जिक्र कंजंक्शन में भी, क्योंकि ये क्या करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और इनका जिक्र कंजंक्शन में भी किया गया है। इसके बाद आता है दो, ऑल्दो और इवन दो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक रूल बनता है क्या? कि इवन दो, दो और इवन दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, या हम क्या बोलते हैं? खैर, चलो जाने दो ये वाली चीज। कि मतलब किसको बताता है? ये बताता है कंसेशन को। किसको बताता है? कंसेशन को, जिसमें हम खैर या यद्यपि चीजों की बात करते हैं। और इन तीनों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये बनता है कि इनका पेयर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? येट। हमेशा इनका पेयर क्या होता है? येट। इनके साथ ना तो हम बट लगा सकते हैं, ना तो एंड, ना सो, मतलब कोई और पेयरिंग इसकी नहीं आएगी। कंजंक्शन का जो टॉपिक है ना पूरा पेयरिंग पे है। अगर हमने पेयर को अच्छे से याद किया है ना तो हमारा कंजंक्शन का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो आपको पता ही है। रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास अगर आपने नहीं लिया, मैंने प्रोनाउन में बिल्कुल अलग से रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास ली है, जिसको मैंने वहां पे भी मेंशन किया था कि वो कंजंक्शन का काम भी करते हैं। फिर आता है बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू और एज। इसमें से बिकॉज, सिंस और सो दैट। बिकॉज और सिंस का रूल तो वही है जो हम टेंस में कर चुके हैं। सो दैट का रूल हम पढ़ चुके हैं किसमें? एडजेक्टिव में। तो ये हमेशा किसको बताते हैं? रीजन को बताते हैं, यानी क्या बताते हैं? कारण को बताते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप कल क्यों नहीं आए थे? वाई आर यू नॉट कमिंग येस्टरडे। तो आप मुझे बताओगे ना कि मैम ये रीजन था,
क्योंकि मैं नहीं आया, क्योंकि मैं बीमार था या कहीं चला गया था, तो आप क्या बता रहे हो, रीजन बता रहे हो। तो जब भी रीजन की बात आती है तो हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज, सिंस, सो दैट। इसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन वर्ड बताते हैं इफ, ओनली, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट। ये सब क्या बताते हैं, कंडीशन यानी स्थिति को, कि अगर मैं ये होता तो शायद ये कर देता, या अगर मेरे पास ये चीज होती तो शायद मैं इसका यूज यहाँ पे करता। यानी जिसमें हम सपोज की बात तो करते हैं और उसका जो रेपरकशन या रिजल्ट जो है वो हमको नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मिलता है, और वो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद वेयर और वेयर एवर क्या बताते हैं, प्लेस को बताते हैं। ये फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसको बताते हैं, मैनर को। बस हमको इसको एक ब्रीफ वे में समझना था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। जैसे कि पहला वर्ड क्या है, टाइम। टाइम में हमारे ये सारे वर्ड आते हैं, और ये सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में भी और टेंस में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला रूल तो इनसे ये बनता है कि व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज और जस्ट एज। अगर हम इनको किससे, कंडीशनल सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, तो कंडीशनल सेंटेंस का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि कंडीशनल वर्ड, मैंने आपको कहा था कि कंडीशनल वर्ड जो होते हैं वो या तो यहाँ आ सकते हैं और उसके बाद एक सेंटेंस होगा, फिर कोमा और फिर एक सेंटेंस होगा, या तो कंडीशनल वर्ड का जो प्लेस होगा वो यहाँ होगा और एक सेंटेंस यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कंडीशनल वर्ड के इमीडिएटली आने वाला जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगी, या तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। यानी उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, विल या शेल के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज अब किया ही नहीं गया है। सिर्फ प्रायोरिटी किसको देते हैं, विल को। लेकिन एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन बनाना होता है तो वो इस वाले सेंटेंस में भी क्या पुट करके दे देता है, विल पुट करके दे देता है। तो पहला एरर यही निकलता है कि इसके साथ हम विल नहीं लगाते। सेंटेंस जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। और उसके बाद मैंने आपको देखे जो व्हेन वर्ड है, व्हेन आ जाए, सिंस आ जाए और बिफोर आ जाए और आफ्टर आ जाए। आपको ये सारे रूल पता है किसके, जब हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें हम फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन की बात करते हैं। व्हेन और जो वाइल होते हैं वो दो एक्शन को साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद या लगातार को बताता है। कि अगर मान लीजिए दोनों सेंटेंस किस में आ जाए, पास्ट की दो घटनाओं को बता रहे हैं तो दोनों किस में होने चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर वो दोनों ही घटनाएं जारी थी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों टेंस किस में होने चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर सेंटेंस किस में आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, तो पहला सेंटेंस होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा होना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये रूल थे व्हेन और व्हाइल के। और बाकी रूल तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो कंडीशन की बात करता तो उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट लेते और उसके बाद क्या लेते, सिंपल फ्यूचर। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे ये दो एग्जाम्पल्स है। चाहे तो देखिए व्हेन दे दिया, क्या V2 फॉर्म है आई सॉ हिम और आई स्टॉप्ड माई कार। यहाँ पे भी क्या है, V2। दोनों घटनाएं किस में हुई है, पास्ट में, इसलिए दोनों ही किस में होनी चाहिए थी, पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए थी। और दोनों एक साथ हुई है कि भाई जब मैंने उसको देखा था तभी मैंने क्या की थी, अपनी गाड़ी को रोका था। यानी दोनों घटनाएं एक ही टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट है एज सुन एज इट रेन्स द फार्मर विल शो द सीड्स। अब देखिए एज सुन एज वर्ड हो गया कंडीशनल वर्ड और उसके बाद वो टेंस क्या यूज कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट। इट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। लेकिन अगर उसको एरर बनाना होता तो वो यहाँ पे भी क्या दे देता, विल दे देता। और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर। यानी विल और शेल के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये है हमारे कंडीशनल सेंटेंस से भी, और साथ साथ हमने टेंस का रूल भी कवर अप कर लिया। नेक्स्ट है प्लेस बताने वाले वर्ड कौन से हैं, वेयर और वेयर एवर। वेयर और वेयर एवर ये हमेशा किसको बताते हैं, मतलब किसको बताते हैं, ये हमेशा स्थान को बताते हैं। क्योंकि वेयर क्या बताता है, कहाँ, और जिसमें हम लोकेशन की बात कर दे वो क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, कि आप जहाँ भी, मतलब जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे आप कहाँ जा सकते हैं। वो वेयर एवर यू वॉन्ट, जो भी आपकी चाहने वाली जगह है आप वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉज, यानी कि कारण बताने वाले वर्ड कौन से हैं, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, एज शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, कि भाई वह आई थी क्योंकि उसने उसको क्या किया था, कॉल किया था। तो यहाँ पे ये क्योंकि क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। एज ही इज अ माइजर नो वन लाइक्स हिम, कि वह क्या है, माइजर है, माइजर की तरह यानी कंजूस जैसे है, इसीलिए उसको क्या नहीं करते, कोई भी लोग पसंद नहीं करते। जिसमें से इंपॉर्टेंट है सिंस और बिकॉज। इससे बनने वाले रूल टेंस में भी है। जिन्होंने टेंस की क्लास अब तक नहीं देखी है वो उसे चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पर्पस, मतलब हमको सिर्फ इन वर्ड्स को याद करना है और इनसे रिलेटेड जो बनने वाले कंजंक्शन रूल है वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करा दे रही हूँ। तो अब देखिए पर्पस यानी कि उद्देश्य है। मैं क्या बताती हूँ कि भाई दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, इन सारे वर्ड ये सब किसको बताते हैं, उद्देश्य को बताते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है सो दैट और कौन सा वर्ड है, लेस्ट। लेस्ट के साथ तो आप पहली चीज तो ये याद कर लीजिए, पहला रूल वो मोडाल से पूछता है, लेस्ट वर्ड जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, उसके साथ सबसे पहला तो कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, यानी कि हम नो, नेवर, नॉट या किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते अगर हम लेस्ट लगा रहे हैं तो। और उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है कि वो हमें क्या करके देता है, लेस्ट के साथ वो हमेशा कोई भी मोडाल का यूज करके दे देता है, जबकि लेस्ट के साथ अगर कोई भी मोडाल यूज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, शुड। और शुड के साथ हमको पता है वर्ब की अगर कोई भी फॉर्म आएगी तो वो हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, कि भाई हम खाते हैं तभी तो हम क्या है, इसीलिए हम क्या है, जिंदा है। तो सो दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये क्या बता रहा है, उद्देश्य है कि भाई हम खाते हैं इसीलिए, मतलब हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या है, खाना। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट है रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि भाई अगर आप तेज नहीं दौड़े तो आप क्या कर दोगे, अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे। और लेस्ट के साथ मैंने आपको कहा अगर कोई भी मोडाल यूज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शुड होगा, और शुड के साथ जो वर्ब फॉर्म आएगी हमेशा क्या आएगी, V1। ये साथ साथ मैं आपको कीवर्ड और रूल बताती हुई चल रही हूँ ताकि आपको जो रूल है वो आप साथ साथ लिखते रहे और सारे रूल आपके कवर अप होते रहे। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट में अब हमको पेयर याद करना है, सो का पेयर हमेशा क्या होता है, दैट, और सच का पेयर भी क्या होता है, दैट। ये हमें याद रखना है। एग्जाम में वो क्या करते हैं कि सो तो लगा के देते लेकिन फिर दैट लगा के नहीं देते। तो जैसे क्वेश्चन है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, कि सो का पेयर हमेशा क्या होता है, दैट, और ये बताता किसको है, ये बताता है सो और दैट। और एक वर्ड है टू, और टू का पेयर हमेशा क्या होता है, टू। ये बताता है नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि जितना नहीं होना चाहिए था। मतलब ही इज टू वीक टू रन, कि भाई वो इतना वीक है जितना उसे नहीं होना चाहिए था, कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता या भाग भी नहीं सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज सच अ फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि भाई वह इतना बड़ा फूल यानी बेवकूफ़ है जो कि क्या नहीं कर रहा, किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सच का पेयर भी क्या होता है, दैट, मतलब वो कोई भी पेयरिंग करके दे सकता है। सो के साथ क्या पता दैट ना लगा के दे, सच के साथ क्या पता दैट लगा के ना दे, या देन लगा, मतलब कुछ भी लगा के दे दे बट दैट नहीं देगा, या वो उसको हटा के दे देगा। लेकिन सो का पेयर हमेशा क्या होता है, कंजंक्शन में दैट, और सच का पेयर हमेशा क्या होता है, दैट। नेक्स्ट है कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन। अब देखिए ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, कंडीशनल वर्ड, और वही वाला रूल हम याद करेंगे, ये वाला सेम रूल अप्लाई होगा कि पहले जो सेंटेंस है, कंडीशनल वर्ड दो केसेस में आ सकता है, या तो स्टार्टिंग में या तो बीच में। इमीडिएटली बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होगा, और उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में। ही कैन नॉट सक्सीडेड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अनलेस वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, अनलेस वर्ड यहाँ पे कर रहा है किसका, कंजंक्शन का काम, और उसके बाद क्या उसने सिंपल प्रेजेंट दे दी, बिल्कुल दे दी। और एक रूल और, अनलेस देखिए किसको बताता है, शर्त को बताता है, यानी कंडीशन को बताता है। और वहीं पे जो अनटिल होता है, अनटिल बताता है किसको, टाइम को बताता है। और अनलेस अनटिल अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसके साथ दूसरा एक्सेप्शनल रूल है जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस में भी बताया था और बहुत बार इन शब्दों का जिक्र हुआ है, तब भी बताया कि इनके साथ हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इनके साथ किसी और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वे, फिर से प्रोवाइडेड से जोड़ दिया, उसके इमीडिएटली बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आती है, सिंपल प्रेजेंट में बिल्कुल दे रखी है। उसके बाद चाहे सेंटेंस इधर हो और चाहे इधर हो, वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में, यानी कि विल या शेल के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ साथ मैंने आपको सारे एक्सेप्शनल केसेस भी बता दिए। नेक्स्ट रूल किससे बनता है, मैनर से। मैनर का मतलब होता है ढंग, जो क्या बताता है, काम करने के तरीके को बताता है, काम करने के तरीके को बताता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है एज और एज इफ।
एज दो भी इंपॉर्टेंट है, एज फार एज। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये एक तरीके कंडीशनल सेंटेंस को भी बताता है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस की भी बात करते हैं। अगर देखिए ये वर्ड किसका काम करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस का काम करते हैं, यानी सेंटेंस को पढ़ के ये समझ आ जाए कि उसमें अनरियल फैक्ट की बात हो रही है, तब चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, वर का। मतलब अगर पेपर में एरर आता है इस रूल से तो वो यहाँ पे वॉज करके देते हैं, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, लेकिन वो वर नहीं लगाते, और सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ जाता है वो कौन से टेंस की बात कर रहा है, वर की, यानी इमेजिनरी सेंटेंस की बात कर रहा है। जैसे कि ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, कि भाई अगर वो क्या होते, मेरे फादर होते, तो वो क्या करते, मुझे स्कॉल्ड यानी कि डांटते और फटकारते। क्या वह मेरे फादर हो सकते, नहीं हो सकते, वो सिर्फ इमेजिन या अनरियल फैक्ट की बात कर रहा है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना, उसके साथ जो हम फॉर्म लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, वर, ना कि वॉज। तो ये रूल था इसके साथ। साथ ही साथ अगर एज द अर्थ एंड चूंकि हो तो इसके बाद हम सो का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए एज अगर किसका काम करे, चूंकि का काम करे, जिसको हमको बोलते हैं कि भाई चूंकि ये वाली बात हो गई, तो इसके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, सो का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सो होता है ना उसका पेयर आपको पता है दैट होता है, और वो बताता किसको है, इसलिए को बताता है। एज आई विल इल सो आई कुड नॉट कम। अब देखिए एज का वर्ड यूज हो रहा है, और एज अपने आप में ही क्यों बता रहे कि जैसे या इसीलिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या नहीं लगाऊंगी, सो का यूज नहीं करूंगी। वो सेंटेंस को क्या बना देगा, सुपरफ्लुअस बना देगा। ये बस एक कीवर्ड है, चाहे तो याद कर लीजिए। अगर सेंटेंस में एज का यूज हो रहा है तो हम सो का यूज नहीं करेंगे, और सिंस के बाद भी हम किसका यूज नहीं करते, सो का यूज नहीं करते, क्योंकि सो भी किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम ही करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। और एज और सिंस भी किसका काम करते हैं, दो सेंटेंस को, यानी एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन का होना बताते हैं, तो वो भी जोड़ने का ही काम करते हैं। और एक ही सेंटेंस में दो कंजंक्शन का यूज नहीं हो सकता। मतलब जितने अभी हमने वर्ड पढ़े ना, चाहे वो कंपैरिजन है, चाहे वो क्या थे, कंडीशन थे, चाहे वो मैनर थे, चाहे वो टाइम था, मतलब कोई भी रूल अगर सिर्फ एक सेंटेंस में एक कंजंक्शन का यूज हो चुका है तो हम उसके साथ दोबारा किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते, जो किसको बता दे, कंपैरिजन, मैनर या कंडीशन को बता दे। लेकिन हाँ, अगर हम पेयरिंग की बात कर रहे हैं तो हम पेयरिंग उसका बिल्कुल सही लगाएंगे, ये कहता है कंजंक्शन का रूल। तो सिंस ही इज अ लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, कि भाई वह क्या है, अगर लायर है तो मैं उस पर क्या नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन वाले वर्ड। कंपैरिजन वाले वर्ड, इन सारे वर्ड का जिक्र हम कर चुके हैं, किसमें, प्रोनाउन में भी और साथ ही साथ एडजेक्टिव में भी। तो पहला रूल तो इनसे यही बनता है कि कंपैरिजन में क्या, कि देखिए ये जो कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं, ये एज अभी हमने पढ़ लिया कि एज का रूल क्या था, कि अगर हम एज लगा रहे हैं तो उसके साथ क्या नहीं लगाएंगे, सो नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों का रूल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी लगता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी लगता है, लेकिन जो सो एज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही लगता है। और इनके बीच में जो ये डॉट्स दे रखे हैं ना, इन डॉट्स का मतलब है कि इनके बीच में अगर कोई भी डिग्री आएगी तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री। ये रूल कहता है किसका, एडजेक्टिव का। ये तीन रूल हो गए, और ये किसका काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करते हैं। फिर आता है देन। देन भी किसको बताता है, कंपैरिजन को। यानी जब भी हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। और देन किसको बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। जब भी इन तीनों का जिक्र हो जाए, इनके बाद अगर किसी भी प्रोनाउन का यूज कर रहा है तो वो प्रोनाउन हमेशा किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ये रूल किसका है, ये रूल है प्रोनाउन का। मतलब मैंने आपको प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव और प्लस कंजंक्शन की बात भी एक ही सेंटेंस में एक ही रूल में बता दी। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। यहाँ पे क्या बोल दिया, वाइज एनिमी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, फुलिश फ्रेंड से। क्या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, देन, कि भाई अ वाइज एनिमी बेटर होते किससे, एक फुलिश फ्रेंड से। मतलब एक चालाक आदमी अच्छा दोस्त हो सकता है, मतलब एक दुश्मन बढ़िया है किससे, एक बेकार फ्रेंड से। तो देन से वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है ही इज एज गुड एज शी एट इंग्लिश। देखिए एज का पेयर एज है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में सो लगा देता तो हमारा पेयर गलत हो जाता, क्योंकि सो एज किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। क्या हमारी डिग्री सही है, बिल्कुल है, पॉजिटिव डिग्री है। गुड बेटर बेस्ट होती है, गुड पॉजिटिव डिग्री होती है। और उसके बाद उसने क्या लगाया, शी। क्या उसने हर लगाया,
नहीं लगाया, उसने शी क्यों लगाया? क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है, प्रोनाउन का रूल कहता है कि उसके बाद अगर कोई भी केस आएगा तो वो केस किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। तो साथ साथ मैंने आपको तीनों टॉपिक करा दिए। अब आते हैं क्या हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव को हम क्या कहते हैं? जिसके क्या हो? पेयर हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेयर। यानी देखिए कोरिलेटिव यानी वो क्या करते हो? एक दूसरे को रिलेट करते हो, लेकिन किससे? पेयर से। बस हमको ये वर्ड याद करने हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले और चाहे तो इनको एज इट इज याद कर ले। देखिए बोथ का पेयर क्या बनता है? एंड। जैसे मैं कहूं कि बोथ यू एंड मी, मैंने बोला ही सेंटेंस कि भाई तुम दोनों खड़े हो जाओ। कौन कौन? बोथ, तुम और ये। तो मैंने क्या किया? बोथ को लगा के उसका पेयर क्या बनाया? एंड बनाया। द फार्म हैज बोथ बीफ एंड डेयरी कैटल, कि भाई उस फार्म के अंदर दोनों है। कौन कौन? बीफ और डेयरी कैटल्स। तो यहाँ पे एंड यानी बोथ का पेयर हमेशा क्या होगा? एंड। नेक्स्ट है ईदर का पेयर हमेशा क्या होता है? और। ये रूल तो हम पढ़ चुके हैं, नाउन में भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी और प्रोनाउन में। ईदर का पेयर और होता है, नीदर का पेयर नॉर होता है। इन दोनों ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगते हैं? दो के लिए। ईदर लगता है पॉजिटिव के लिए, जो बताता है दो में से कोई एक। नीदर बताता है दोनों में से कोई नहीं, और नेगेटिव वर्ड के लिए लगता है। ईदर और, नीदर और से जब भी दो नाउन, दो सब्जेक्ट या किसी भी चीज को, दो सिमिलर आइडियाज को जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रूल हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और अगर वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रूल कहता है प्रोनाउन से। और नाउन का रूल कहता है दोनों सिमिलर आइडिया ही जुड़ने चाहिए। नेक्स्ट पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी हम किस में पढ़ चुके हैं? नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सेम ही रूल है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, पॉजेसिव केस आएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ये हार्डली का पेयर हमेशा क्या होता है? हार्डली का पेयर व्हेन नहीं होता, देखिए एक होता है हार्डली और एक होता है नो सूनर। वो इसमें मेंशन नहीं है, मैं साथ साथ मेंशन कर देती हूँ। नो सूनर का पेयर हमेशा क्या होता है? देन। हार्डली और स्केर्सली का पेयर क्या होता है? हार्डली और स्केर्सली का पेयर हमेशा क्या होता है? व्हेन। सिर्फ नो सूनर को छोड़ के, क्योंकि नो सूनर का पेयर क्या होता है? देन। ये चीज हमें अच्छे से याद करनी है। और रैदर का पेयर तो आपको पता ही है, देन होता है। और एज का पेयर एज, और सो का पेयर भी एज। बस डिफरेंस क्या है? एक लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के लिए, लेकिन जो सो एज होता है वो लगता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही। तो ये है हमारी आज के पेयरिंग वर्ड, जिनको हमें अच्छे से, सिर्फ पेयर आपको याद करना है। वो गलती कहाँ पे देगा? पेयर को ही गलत करके देगा। जैसे कि क्वेश्चन है, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। अब देखिए हमको पेयरिंग तो दिख गई, क्या? नॉट ओनली के साथ क्या? बट ऑल्सो। बट अब देखिए उसने यहाँ पे क्या दे दिया? सब्जेक्ट दे दिया और फिर क्या दे दिया? ही चीटेड। क्या बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट दिया और उसके बाद वर्ब दी है? नहीं दिए। तो हमारा सेंटेंस क्या है? पेयरिंग तो सही दिए लेकिन सिमिलर आइडियाज को नहीं जोड़ा। जब बट ऑल्सो यहाँ पे नाउन को जोड़ रहा है यानी सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी नॉट ओनली के बाद क्या होना चाहिए था? सेम सब्जेक्ट, यानी कि सेम और सिमिलर आइडिया, सेम कंडीशन होनी चाहिए थी। तो सेंटेंस यहाँ पे नॉट ओनली, यहाँ यानी नॉट ओनली का जो प्लेस है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो ये क्या होगा हमारे, यानी प्लेसमेंट क्या कर दी उसने? सिमिलर आइडिया की प्लेसमेंट गलत कर दी, बेशक चाहे हमारा पेयर क्यों ना सही हो। नेक्स्ट है सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। अब देखिए सिट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे गो भी क्या है? वर्ब है। पेयर क्या बन रहा है? ईदर का पेयर और क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन उसने क्या कर दिया? ईदर के बाद तो क्वाइटली लिख दिया और के बाद वर्ब की फॉर्म लगा रहा है, यानी फिर से क्या है? यहाँ पे प्लेसमेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, यहाँ पे आना चाहिए था सिट और ईदर आना चाहिए था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर दी पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर इट वेजिटेबल्स। फिर से नाइदर का पेयर क्या है? नॉर, जो कि क्या है? बिल्कुल सही। नॉर के बाद वो क्या लगा रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नाइदर के बाद वो क्या लगा रहा है? सब्जेक्ट। हमको पेयरिंग बिल्कुल सही करनी है और पेयरिंग के साथ जो आइडियाज होने चाहिए वो सिमिलर। अगर दो नाउन जुड़ रहे हैं तो दो नाउन होंगे, दो वर्ब है तो दो वर्ब होंगे, दो जीरेंड है तो दो जीरेंड ही जुड़ेगी। अब देखिए नीदर,
नॉर ईट और ग्रो भी क्या है, वर्ब। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। दोनों ही क्या है, वर्ब फॉर्म, और हमारी अब की बार पेयरिंग भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। बोथ का पेयर हमेशा क्या है, एंड, कि वह भाई क्या है, बोथ दोनों ही है, क्या चीज, इंटेलिजेंट भी है और साथ साथ मेहनती भी है, यानी कि हार्ड वर्किंग भी है। तो बोथ का पेयर एंड तो सही है, क्या सेम कंडीशन जोड़ी गई है, हाँ जी, दोनों ही एडजेक्टिव है और दोनों ही एडजेक्टिव को वो जोड़ रहा है, इसलिए हमारी पेयरिंग भी सही है और साथ साथ वो सिमिलर आइडियाज को भी जोड़ रहा है। नेक्स्ट है ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। लेजी भी क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, डिसऑनेस्ट भी क्या है एडजेक्टिव। नॉट ओनली का पेयर हमेशा होता है बट ऑल्सो, सिमिलर आइडिया जुड़ रहे हैं तो सेंटेंस में क्या है, बिल्कुल नो एरर। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हमें चेकआउट करना है। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जो मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही थी वो पूरा एक पेज पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो, ऑल्दो और इवन दो, इनका पेयर हमेशा क्या होता है, येट। हमेशा क्या होता है, या तो हम येट लगा सकते हैं या तो हम कोमा लगा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन। हार्डली और स्केर्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन। एज का पेयर एज, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी नेगेटिव के लिए। सो का पेयर क्या होता है, एज, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए। लेस्ट का पेयर हमेशा क्या होता है, शुड। मतलब लेस्ट के साथ वो कोई भी मोडाल दे देगा वो गलत होता है, सिर्फ क्या लगना चाहिए, शुड, और उसके साथ वर्ब फॉर्म हमेशा क्या आएगी, V1। टू का पेयर हमेशा टू होता है, ये लगता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी नेगेटिव सेंस देता है। और सो दैट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए हम क्या लगाते हैं, सो दैट। नेक्स्ट है बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड। फ्रॉम का पेयर टू। जैसे मैं आपको कहूँ मैं आपकी क्लास कब लूंगी, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। हम ये डेली लाइफ में बोलते हैं, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम का पेयर क्या जोड़ा, टू। एल्स का पेयर क्या होना चाहिए, बट। अदर रैदर का पेयर क्या होना चाहिए, देन। सच का पेयर देन, वेदर का पेयर और। द सेम इंपॉर्टेंट है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास आपने नहीं लिए तो वो ले सकते हैं। जब भी हमारे पीसी में क्या आ जाए द सेम, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, दैट। नेक्स्ट बोथ का पेयर एंड, ये रिपीट हो गया। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, नीदर का पेयर नॉर, ईदर का पेयर और, ये सारे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ही वर्कड हार्ड बट या येट ही फेल्ड। अभी हमने पढ़ा, हमारा कीवर्ड क्या है, दो या इवन दो या ऑल दो, जिसका मतलब होता है यद्यपि या खैर। क्या होता है, यद्यपि या खैर। इसका जो पेयर बनता है सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, येट। उसके बाद वो कोई भी कंजंक्शन दे वो क्या होता है, गलत। नेक्स्ट है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज एंड इंडस्ट्रियस। फिर से बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है, ना कि एज वेल एज। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एंड। और सेम कंडीशन, सेम एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, इंटेलिजेंट और साथ ही साथ क्या है, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। बिटवीन का पेयर क्या होता है, हमेशा टू। क्या होता है, बिटवीन का पेयर टू। नहीं, बिटवीन का पेयर हमेशा एंड ही होता है, टू नहीं होता। यहाँ पे ये रहा, बिटवीन का पेयर हमेशा क्या होता है, एंड ही होता है, टू नहीं होता। क्योंकि फ्रॉम का पेयर हमेशा क्या होता है, टू। जैसे हम बोलते हैं ना, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, या फ्रॉम 7 AM टू 8 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। फिर से फ्रॉम का पेयर उसने क्या लगाया, टू लगाया, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सेंटेंस में नो एरर ही होना चाहिए। नेक्स्ट है आई हैव नो अदर एम बट या देन टू सक्सीड इन लाइफ। कि भाई उसके पास नो अदर, जब भी हम नो अदर या रैदर का यूज करते हैं या नो सूनर का यूज करते हैं तो उसका पेयर हमेशा क्या होता है, देन, ना कि क्या होता है, बट। क्योंकि बट हमेशा दिखाता किसको है, ऑपोजिट सिचुएशंस को दिखाता है। और जब भी हम ऑपोजिट सिचुएशन की बात करते हैं तब हम हमेशा क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। नथिंग एल्स बट एरोगेंस ruined हिम। कि नथिंग एल्स, एल्स आ जाए, नथिंग एल्स आ जाए, तो हम हमेशा उसका पेयर क्या लगाते हैं, बट। यहाँ पे हम एल्स भी लिख सकते थे, एल्स आ जाए चाहे नथिंग एल्स आ जाए, उसका पेयर हमेशा क्या बनता है, बट। इसीलिए सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे नो एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट। देखिए ये वाला मैंने आपको सेंटेंस बताया इफ या वेदर का। इफ या वेदर हम पढ़ चुके हैं किसमें, नरेशन में, जो अभी हमारी लास्ट क्लास थी। नरेशन में हम इफ या वेदर कब लगाते, जब हमारा सेंटेंस क्या हो, इंटैरोगेटिव। और इंटैरोगेटिव भी दो फॉर्म के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक WH फैमिली।
जब हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहा है डायरेक्ट स्पीच में और उसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। देखिए इफ या वेदर हमेशा हम लगाते हैं, लेकिन जो वेदर होता है ना, वेदर, वो एक केस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाते हैं, वेदर। यानी इफ या वेदर दोनों सही है, लेकिन जो वेदर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेदर तब लेता है जब हमारे इधर वाले यानी कि सबऑर्डिनेटिव क्लोज में या तो सेंटेंस किसमें हो, फ्यूचर में, यानी कि विल आ जाए या तो क्या आ जाए और नॉट आ जाए, तब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, वेदर का। तब हम सिर्फ ये चॉइस नहीं कर सकते कि मैं इफ भी लगा लूँ या वेदर भी लगा लूँ। अब देखिए ही आस्क्ड मी सेंटेंस किस में है, इंटरोगेटिव में, और आपको मैंने बताया था सेड टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में। इफ या वेदर की चॉइस तो दिया, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या इफ और वेदर दोनों ही सही है या मैं इफ और वेदर में भी चॉइस कर सकती हूँ। आगे सेंटेंस में विल दिया गया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, और नॉट, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, वेदर का ही यूज करेंगे। और इफ और वेदर डिनोट भी किसको कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, या तो इंटेरोगेटिव हो या हमारे पीसी में हम क्या हो, डाउटफुल हो, यानी कंफर्म ना हो कि भाई ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ आई एम डाउटफुल, इफ या वेदर की ही इज कमिंग और नॉट। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पुटअप कर सकते थे। तो आज कंजंक्शन की क्लास में इंपॉर्टेंट पार्ट में मैंने सब कुछ बताया, साथ साथ एक्सेप्शनल केसेस भी बताती चली हूँ अलग अलग टॉपिक से, जहाँ जहाँ उन शब्दों का जिक्र हुआ था। मेन पॉइंट क्या है कंजंक्शन करने का, कि हमको पेयरिंग अच्छे से याद करनी है, और पेयरिंग याद करना मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम है, वो अच्छे से याद कीजिए। साथ साथ मैं प्रैक्टिस सेट लगवा ही रही हूँ, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और साथ साथ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बस अब कंजंक्शन की लास्ट क्लास बची है, वो मैं आपको कल कराऊंगी, जिसमें साथ साथ रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट, और वो प्रैक्टिस सेट खत्म होते ही आपकी कंजंक्शन की पूरी क्लास, मतलब एक भी रूल आपका नहीं छूटेगा। साथ साथ मैं एक्सेप्शनल केसेस बता के चल रही हूँ। तो अगर आज आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और हमको अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।